Let us begin class 9th chapter 5 geography natural vegetation and wildlife। तो हमारे आसपास इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रीज ग्रासेस प्लांट्स एंड बर्ड्स वगैरह होते हैं, राइट। और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है। तो हमारे पास तो सोचो कितने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटीज जो है वो होगी। तो हम एक एक्चुअली में एक मेगा डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट्स, मेगा वेराइटीज हमारे पास है। प्लांट स्पीशीज की बात करें तो हमारे पास 47,000 प्लांट स्पीशीज है इंडिया के पास, जो कि अगर वर्ल्ड की हम प्लेस देखें तो 10th प्लेस पे हम आते हैं, और एशिया में हम 4th प्लेस पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्लांट डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर हम देखें इनमें से हमारे पास 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका 6% इंडिया में है। कितना? 15,000। ठीक है, हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, जैसे कि फर्न्स, एल्गेई एंड फंजाई। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज है। ठीक है, रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैराइन वाटर्स। तो ये हमारी डाइवर्सिटी को दिखाता है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, राइट। वाइल्ड लाइफ का मतलब तो कि भाई जो एनिमल्स हो गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन जो प्लांट्स वगैरह हैं, फ्लावर्स हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड इसको हम बोलते हैं फेना। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन दे रखी है कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। तो पहली बात तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे जो कि नेचुरली ग्रो हुए हैं। ठीक है, जो कि नेचुरली, पहली बात तो प्लांट्स आएंगे। दूसरी, जो कि नेचुरली ग्रो हुए हैं। नेचुरली ग्रो हुए यानी कि ह्यूमन एड की, ह्यूमन हेल्प की कोई नेसेसिटी नहीं थी। तो वो प्लांट स्पीशीज, प्लांट कम्युनिटीज जो कि नेचुरली ग्रो हुए हैं विदाउट ह्यूमन एड। ठीक है, विदाउट ह्यूमन एड, एंड इट हैज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। तो ये 4 पॉइंट इंक्लूड करते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन में। ठीक है, एक प्लांट कम्युनिटीज जो है आपकी, प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली ग्रो हुई है विदाउट ह्यूमन एड, एंड इट हैज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, और इस नेचुरल वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन। देखो अब एक एग्जांपल देखो, मान लो आप एक खेत पर फ्रूट्स उगा रहे हो। ठीक है, ऑर्चर्ड्स जो है वो है आपके, वो नेचुरली तो नहीं ग्रो हुए ना। आपने वीट उगाया, नेचुरली ग्रो हुआ? वो नहीं हुआ। तो वो वेजिटेशन तो है, बट नेचुरल वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। तो बहुत ही सिंपल चीज है, तो हम सबको पता है एंडेमिक स्पीशीज। देखो, जो आपकी वर्जिन वेजिटेशन है, वर्जिन वेजिटेशन यानी कि नेचुरल वेजिटेशन जो विदाउट ह्यूमन एड ग्रो हुई है। अब अगर कोई ऐसी वेजिटेशन है जो विदाउट ह्यूमन एड ग्रो हुई है इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ग्रो होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारी एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीशीज है। लेकिन अगर उसको हम बाहर से लेके आए हैं, मतलब एक कोई कोई भी आपकी प्लांट स्पीशी है, मान लो वो आपकी इंडिया में ग्रो हो रही है, लेकिन नेचुरली वो किसी और देश में ग्रो होती थी, लेकिन अब वहां से उसको हम इंडिया में लिया है, तो वो स्पीशीज इंडिया की होगी एक्सोटिक स्पीशीज। ठीक है, तो ये एक्सोटिक क्या है? इंडिजीनियस और एंडेमिक तो एक ही बात है, इनका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब टर्म फ्लोरा अभी बताया, यानी कि प्लांट्स एक पर्टिकुलर रीजन में, और एनिमल्स यानी कि फोना। याद कैसे रखोगे? फ्लोरा फ्लावर रिलेट कर रहा है, फ्लावर क्या है? एक प्लांट है। ठीक है, तो फ्लोरा यानी कि प्लांट और एनिमल यानी कि फ्योना। अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन है। पहली, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड शर्ब्स, मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, हमारी कंट्री में ये 5 मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन यानी कि जो प्लांट्स हैं वो हमें या ट्रीज हैं वो हमें मिल जाएंगे, ये 5 तरीके के। ठीक है, अभी इनके बारे में हम हम्म, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पिक्चर में दिखा रखा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप अगर देखो यहाँ से, मान लो कोई कैमरे से, ड्रोन से अगर देखा जाए, तो आपको ये पेड़ ही दिख रहे होंगे, क्योंकि देखो इतने पास पास ये पेड़ हैं।
कि नीचे का ग्राउंड दिखेगा ही नहीं, तो एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक स्पेशलिटी कह लीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं जरा डिटेल में इनको। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे पहले एवरग्रीन नाम से पता लग रहा है, ठीक है, कि भाई एवरग्रीन है, यानी कि हर समय ग्रीन रहते हैं। ग्रीन कैसे रहेंगे? लीव्स से, यानी कि हर समय इन पेड़ों पे लीव्स जो है वो होती ही होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में है। अब ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो भी पेड़ इस रीजन में, इस रीजन को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे कैसे पेड़ पाएंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे भाई। ये नहीं बोल रही मैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही होंगे, मैं बोल रही हूँ जो पेड़ आपके ट्रॉपिकल रीजन में होंगे, जो फॉरेस्ट, उनको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छा समझ में आया ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं और एवरग्रीन क्यों बोल रहे हैं? नाम समझ में आ गया। अब देखो, अब भाई कोई एक ऐसा पेड़ है जिसमें हर समय उस पर लीव्स हैं, हर समय वो जो फॉरेस्ट है उसमें हर एक पेड़ पे लीफ है हर समय, और हर समय वो ग्रीन दिखता है, हर समय एवरग्रीन दिखता है। इसका मतलब वहां पे बारिश बहुत ज्यादा आती होगी, तभी तो हर समय उस पे पेड़ों पे पत्तियां हैं। तो ये फॉरेस्ट हैवी रेनफॉल के एरियाज में मिलेंगे। और इंडिया में हैवी रेनफॉल कहाँ पे आएगी अगर हम देखें तो? वेस्टर्न घाट पे, लक्षद्वीप आइलैंड पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, असम के अपर पार्ट्स में, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट पे। अगर हम सोचें, इंडिया का मैप अगर देखें, ये रहा जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेंगे। ये रहा हमारा वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट में मिल जाएंगे, तमिलनाडु कोस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे ये आपका यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल जाएगा उड़ीसा कोस्ट पे जो इधर, ठीक है। और ये असम जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यहीं पर तो आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मेघालय को हम कैसे भूल सकते हैं? मेघालय में तो कितनी ज़्यादा बारिश आती है। मेघालय में कौन सी जगह है जहाँ पर मैक्सिमम बारिश आती है? मौसिनराम, राइट। और इवन ये आपको दिख जाएगा लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर ही तो होंगे ये। इतनी ज़्यादा जो बारिश है, ऑब्वियस सी बात है यही होगी, राइट। तो समझ में आया ट्रॉपिकल नाम क्यों है, एवरग्रीन क्यों है, और इंडिया में कहाँ मिलेंगे जहाँ पे हाई रेनफॉल है। हाई रेनफॉल कहाँ कहाँ पर है? ये हमने मैप पे अभी देख ही लिया, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, ठीक है, दोनों अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और लक्षद्वीप आइलैंड्स में। ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यहाँ तो माउंटेन है, तो ये माउंटेनियस रीजन को हम नहीं कैलकुलेट कर रहे, अरुणाचल प्रदेश का नहीं ले रहे, यहाँ बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ये वेस्ट बंगाल के थोड़े से रीजन में, ये इधर झारखंड उड़ीसा के कोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आपके ये वाले आपको जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक है। और शॉर्ट ड्राई सीजन, ऐसा नहीं है भी हर समय बारिश है, थोड़ा सा ड्राई सीजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई क्यों, वाई एवरग्रीन फॉरेस्ट नीड रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है। देखो ये तो हमने सिंपल सा बात पढ़ लिया कि भाई ये आपने एक एज अ फैक्ट पढ़ लिया, बट उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है बेसिकली उनको 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल और शॉर्ट ड्राई सीजन चाहिए। क्यों भाई? देखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, बता दिया मैंने, ग्रीन रहते हैं पूरे साल, ग्रीन ईयर राउंड। तो कांस्टेंट ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए उनको कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए 200 सेंटीमीटर से ऊपर की इन्हें क्या चाहिए है? रेनफॉल चाहिए है, ठीक है, क्लियर। शॉर्ट ड्राई सीजन या lack of a prolonged dry period prevents these plants from undergoing stress, ensuring that they can continue their life cycle without significant water shortages. ठीक है, यानी कि मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद शॉर्ट ड्राई सीजन जो है वो इनको नेसेसरी मॉइस्चर, जो नेसेसरी मॉइस्चर है वो प्रोवाइड करता है, क्लियर। ओके, द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव, 60 मीटर या इवन उससे बड़ी इन ट्रीज की हाइट हो जाती है। ये रीजन जो है ये वार्म रहता है, वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। लग्जरियंट वेजिटेशन मिलेंगी इन फॉरेस्ट में, जैसे कि ट्रीज, शर्ब्स एंड क्रीपर्स, गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। अभी ऊपर हमने देखा है ना, देखो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, कहीं आपको ये क्रीपर्स दिख रहे होंगे,
ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे होंगे, शर्ब की लेयर दिख रही होगी, फिर इधर ये कैनोपी लेयर दिख रही होगी, इस तरह से। मैक्सिमम हाइट 60 मीटर्स, फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड। देखो वैसा भी नहीं है कि भाई जो ट्रीज है वो हर समय ही, मतलब सारे ट्री पे जो वो है पत्तियां हैं वो रहती हैं। अब मान लो इतना बड़ा फॉरेस्ट है, किसी टाइम पे इन वाले ट्रीज ने पत्तियां झाड़ दी, किसी किसी टाइम पे इन वालों ने झाड़ दी, मतलब ओवरऑल फॉरेस्ट हर समय ग्रीन ही दिखता है, ठीक है। एंड कौन कौन से ट्रीज होते हैं इसमें, जैसे कि एबोनी हो गया, मेगोनी, रोजवुड, रबड़ एंड किंचोना। एनिमल्स कौन से मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें? एलिफेंट, मंकी, लिमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसोरस हमें मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, असम में। इनके अलावा बहुत सारी बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस और स्नेल्स भी हमें इन जंगल्स में मिलेंगे। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट? पहली बात तो यही कि हैवी रेनफॉल वाले रीजन में मिलेंगे, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो, विद शॉर्ट ड्राई सीजन। वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, दोनों के आइलैंड्स में, असम के कोस्ट पे, सॉरी असम के अपर पार्ट्स पे, तमिलनाडु के कोस्ट पे, थोड़ा सा उड़ीसा झारखंड वाले कोस्ट पे, यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो रीजन है ये वार्म और वेट रहता है, और हर टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन मिल जाती है। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर इसकी वजह से बन जाता है। कोई डेफिनेट टाइम नहीं है जो भी यहाँ बताया मैंने इसमें लीव्स शेड करने का, तो इसलिए हर समय ग्रीन दिखता है ये फॉरेस्ट। ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्या, कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, यानी कि इन ट्रीज की लकड़ियाँ बेची जाती है। एबोनी, मैगोनी, रोजवुड, रबड़ एंड चिनकोना। और ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एनिमल्स, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स आपको बर्ड्स भी मिल जाएंगी, स्नेल्स भी मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल का मतलब तो पता ही है कि भाई ये अगर अर्थ है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट मिलेंगे, या तो वो कैसे होंगे, एवरग्रीन होंगे, और वो किस कंडीशन से मिलेंगे हमें बता दिया। फिर डेसिडियस होंगे, वो किस कंडीशन से मिलेंगे वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो ग्लोबल फैक्टर्स वेयर एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड, ये आपको पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, रटनी नहीं है चीज। एवरग्रीन फॉरेस्ट बता दिया। अब देखो ये तो मैंने तुम्हें क्या बता रही हूँ, इंडिया का क्लासिफिकेशन बता रही हूँ ना, कि इंडिया में ये फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर हम देखें बेसिकली, जिनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, इन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको हाई रेनफॉल वाले रीजन में मिलेंगे, समझ में आ गया, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इंडिया में कौन कौन से 200 सेंटीमीटर ज़्यादा वाले रीजन है वो हमने देख लिया, ठीक है। थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर हमें यहाँ का चाहिए, अराउंड 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहाँ पे ये पेड़ आपको मिल जाएंगे। लो लैटिट्यूड वाले रीजन पे मिलेंगे। तो अगर हम लोकेशंस अगर इसकी देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो ये आपको अमेजोन बेसिन, यानी कि अगर आप अर्थ देखोगे, मैं आपको कैसे करवाऊंगी इसको, मतलब देखो वर्ल्ड में देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, कॉन्गो बेसिन वाला रीजन है, अमेजोन बेसिन वाला रीजन है, यहाँ पे आपको ये पेड़ मिल जाए, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, हम आगे ही देखते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो भाई ट्रॉपिकल रीजन में या तो एवरग्रीन होंगे या डेसिडियस। एवरग्रीन कहाँ होंगे बता दिया, जहाँ पे रेनफॉल इतनी ज़्यादा होगी। बाकी जगह डेसिडियस होंगे, ठीक है। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही है। इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। एवरग्रीन को क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस को मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेनफॉल है बेसिकली वो इतनी होनी चाहिए, 70 से 200 सेंटीमीटर। और जो ट्रीज हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो ट्रीज है वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। यानी कि जब ड्राई समर होती है तब 6 से 8 वीक में बेसिकली अगर हम बात करें, यानी कि दो 2-3 महीने के बीच में ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं। तो जिस टाइम इन फॉरेस्ट की ट्रीज में लीव नहीं होती, तो ये फॉरेस्ट जो है वो कैसे दिखते हैं, बिल्कुल खाली खाली से दिखते हैं, विदाउट लीव्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस, ओके। देखो एवरग्रीन का सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोल दिया। इतनी रेनफॉल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इतनी इनकी हाइट जाती है, इस रीजन में ये मिलते हैं आपको। और ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ट्रीज और एनिमल्स के अलावा आपको बाकी एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह ये भी मिल जाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट एवरग्रीन का यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये और एक कॉन्सेप्ट कि भाई इंडिया में कहाँ कहाँ है, ये मैंने मैप पे दिखाई दिया, एवरग्रीन का खत्म। ये
ट्रॉपिकल डेसिडियस की अगर बात करें तो डेसिडियस में इतनी तो आपको रेनफॉल चाहिए है, मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इंडिया में ज़्यादा यही है, ठीक है। और ये अपनी 6 से 8 हफ्तों में ड्राई समर में अपनी लीव शेड करते हैं, एक ही आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ज़रा हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। मॉइस्ट एंड ड्राई। तो जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे रेनफॉल, जैसे मैंने बताया डेसिडियस उगते हैं इतनी रेनफॉल में, अगर रेनफॉल 100 से 200 है तो उसको हम बोलेंगे क्या, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है आपकी हिमालय की फुटहिल्स में, झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। तो ये समझ में आ रही है बात आपको मैंने क्या बताया। देखो हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट की जब बात करी थी तो हमने वो देखे थे कि वो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको मिल रहे हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो जो बाकी कंट्रीज है ना वर्ल्ड में, अगर हम देखें तो वर्ल्ड में जो बाकी कंट्रीज हैं उनके भी आपको वेस्टर्न कोस्ट पे ही एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट पे ही एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो क्वेश्चन उठता है क्यों, वाई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कंट्रीज, ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है। तो बेसिकली ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कंट्रीज में ले हैं क्योंकि वहाँ पे ओशन करंट्स का इन्फ्लुएंस रहता है, तो हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। और क्लाइमेट वैसा ही है, वहाँ पे वेट क्लाइमेट है, टोपोग्राफी माउंटेन रेंज इस टाइप की है, रेन शेडो इफेक्ट हो जाता है कि मान लो ये अगर किसी भी, ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट है हमारे, है ना, यहाँ से अगर विंड आ रही है तो बारिश यहाँ पड़ रही है, उधर बारिश नहीं पड़ रही इसकी पिछली साइड, तो ये सारे इसकी वजह से रेन फॉरेस्ट वहाँ होते हैं। और जहाँ बारिश थोड़ी कम हो रही है वहाँ मिलेंगे डेसीडियस फॉरेस्ट। तो डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे हमें ईस्टर्न कोस्ट पे ऑफ वेरियस कंट्रीज, ठीक है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नियर इक्वेटर, अब ये बताओ इक्वेटर के आसपास कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे। देखो ये आपकी अर्थ है, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर के आसपास हमें जो फॉरेस्ट मिलेंगे प्राइमरली वो मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तभी मैंने बताया कि एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको साउथ ईस्ट एशिया इंडोनेशिया में मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, वहाँ पे हाई रेनफॉल होता है इस रीजन में, टेम्परेचर वार्म मिलेंगे इक्वेटर पे, ह्यूमिडिटी हाई होती है इस वजह से, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देखते हैं हम जरा डेसीडियस फॉरेस्ट भी, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। देखो इंडिया में कितना सारा रीजन में ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है, ये देखो दिस कंप्लीट इज व्हाट, दिस ये पूरा सारा कुछ ही बिल्कुल क्या है, ये ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट का ही तो रीजन है, ठीक है। एंड टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, ठीक है, तो पता होना चाहिए। दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस मिलेंगे इस कैटेगरी में और वो यहाँ पर हमको मिल जाएंगे। और इनकी टीक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीक को हम सांगवान बोलते हैं, सांगवान की लकड़ी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लकड़ी ये इंपॉर्टेंट है जो यूज़ होती है। इवन बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन का पेड़, मलबरी। तो ये तो थे मॉइस्ट डेसिडियस, ये था मॉइस्ट डेसिडियस के बारे में, मलबरी यानी कि शहतूत, ठीक है। अब अगर हम ड्राई डेसिडियस की बात करें तो वो 100 से, देखो टोटल मैंने बताया था ये, तो 100 से 200 मॉइस्ट एंड 70 से 100 ड्राई डेसिडियस, ठीक है। दीज आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ओपन स्ट्रेचेस में टीक, साल, पीपल एंड नीम एंड पीपल आपने देखा हो, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा पेड़ यही तो है। एवरग्रीन वाले तो पेड़ इतने ज्यादा हमारे यहाँ पर नहीं है, इंडिया में मोस्ट जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट ही है, टील, साल, पीपल एंड टीक, ठीक है। एंड जो ये ड्राई डेसिडियस जहाँ पे थे इनका बहुत सारा रीजन जो है अब इन फॉरेस्ट का हम काट चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कल्टीवेशन के लिए एंड ग्रेजिंग के लिए कुछ पार्ट यूज होता है। इन फॉरेस्ट में कॉमन एलिफेंट्स एनिमल्स जो है लायन, टाइगर, पेग, डियर, लिजर्ड्स हैं, बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड टॉर्टॉइजेस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल था ड्राई डेसिडियस का कॉन्सेप्ट। और मॉइस्ट डेसिडियस का मेन चीज यही है कि वेस्टर्न स्लोप और ईस्टर्न स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ध्यान रहे, इसका रीजन थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, तो ये थ्रोन फॉरेस्ट काटे, ये स्क्रब्स जिनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। देखो हमने देखा था 200 से ज़्यादा रेनफॉल एवरग्रीन में और 70 से 200
डेसिडियस में, ठीक है। और इसमें भी क्लासिफिकेशन है कि 70 से 100 ड्राई डेसिडियस और 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली मॉइस्ट डेसिडियस। अब 70 से कम की जो रेनफॉल है वो थ्रोन फॉरेस्ट और शर्ब्स वहां पे होते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन जो यानी कि बिना ह्यूमन एड के उगती है, जिन रीजन्स में 70 से कम की रेनफॉल होती है एनुअली, वहां पे किस टाइप की वेजिटेशन उगती है? थ्रोनी ट्रीज और श्रब्स, थ्रोनी ट्रीज और बुशेज वगैरह होते हैं, ठीक है। मेनली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो हमारा कंट्री का है, इसमें डेजर्ट की अगर हम बात करें, राजस्थान वाला, या गुजरात में जो सेमी एरिड रीजन है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, थोड़ा बहुत हरियाणा में भी है, ठीक है। जैसे हम देखें तो ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट ये वाला रीजन है, आपको यहाँ दिख जाएगा। ये इधर मध्य प्रदेश वाला रीजन, थोड़ा इधर नीचे कर्नाटक वाली साइड, बाकी ये गुजरात में है आपका, इधर सब कुछ यहाँ पर कच्छ वाले रीजन में, या थार डेजर्ट है, ये थोड़ा सा इधर, यहाँ तक आपको सारा क्या मिल जाएगा? थ्रोन एंड बुशेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ सारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गिव मी अ मिनट गाइस। तो दिस इज अकाकियस यानी कि कीकर, ठीक है। कीकर जो होता है बेसिकली, और पाम्स और यूफोरिबियास, प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट श्योर क्या बोलेंगे इसको, यूफोरबियास ठीक है। तो बेसिकली इसको हम हिंदी में नीलकंठ बोलते हैं। ये कैक्टस, ये सारे मेन प्लांट स्पीशीज आपको इस रीजन से मिल जाएंगे। तो जो ट्रीज हैं वो स्कैटर्ड हैं, इनकी लॉन्ग रूट्स हैं, पेनिट्रेटिंग डीप टू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। ऑब्वियसली ये अगर रीजन है डेजर्ट वाला तो स्कैटर्ड है, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़े यहाँ, थोड़े यहाँ है। जैसे कि जो मिट्टी उड़ती है ना, वो ज़्यादा दूर तक ना जाए उड़ के, इसलिए स्कैटर्ड है ये ट्रीज, ठीक है। ऑल्सो इनकी जो रूट्स है वो लंबी लंबी है। ऑब्वियसली इनकी इन सेमी एरिड रीजन्स में या ड्राई रीजन्स में पानी जो है इतना ज़्यादा नहीं है, और अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत नीचे जाके मिलता है, तो इसलिए बहुत लंबी लंबी इनकी जो है रूट्स आपको मिल जाएगी, ऐसे डीप तक जा सके सॉइल में और मॉइस्चर को ले सके, ठीक है। इनकी स्टेम्स जो है वो just give me a minute guys, तो नो या तो इसका मतलब क्या होता है भाई, जिनकी स्टेम्स जो है वो क्या कर सकती है? वाटर को स्टोर कर सकती है, ठीक है। टिश्यूज में, अपने लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, तो ये इस ऐसे रीजन में, ऐसी एरिड या सेमी एरिड इन्वायरमेंट में इजीली रह सकते हैं। तो जो ये वर्ड है बेसिकली लेटिन वर्ड SUCUS से आया, सुकस से आया, जिसका मतलब होता है जूस या सैप, यानी कि एबिलिटी टू स्टोर वाटर, ठीक है। तो अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसको हम यही बोलेंगे सक्यूलेंट, ठीक है, सक्यूलेंट। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल। तो ये ना पैटर्न ध्यान रखना है भाई, रूट्स जो है बहुत लंबी लंबी है, और सक्यूलेंट जो है ये आपके इनकी स्टेम्स हैं। लीव्स की बात करें वो थिक एंड स्मॉल है, इवेपोरेशन को मिनिमाइज करने के लिए। रूट्स इतनी लंबी लंबी क्यों है? जैसे कि मॉइस्चर ले सके अंडरग्राउंड वाटर से। और जो स्टेम्स है वो सक्लूसेंट क्यों है? यानी कि वो अपने अंदर वाटर स्टोर कर सके। लीव्स मोटी और छोटी क्यों है? जैसे कि इवेपोरेशन को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। हाँ, तो इन फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल्स रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स, स्नेक्स, ये सब मिल जाएंगे। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट, नाम से पता लग रहा है माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि जो माउंटेनियस रीजन्स में आपको मिलेंगे। थोड़े से यहाँ पर मिल जाते हैं, थोड़े बहुत यहाँ, यहाँ, एंड ये इधर हिमालयन माउंटेन रेंजेस में तो मिलेंगे ही मिलेंगे इधर पूरे रीजन में, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट तो माउंटेन एरियाज में टेम्परेचर कम है, इनकी हाइट बढ़ रही है, तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज आएगी, ठीक है। As such, there is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from tropical to tundra. Obviously, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस, पता होनी चाहिए, राइट। तो ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ हमें मिलेंगे क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, या आपको मिल जाएंगे इसमें देखो अगर हम बात करें ना डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो फॉरेस्ट आपके आते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में आपके हो गए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल डेसीडियस जो यहाँ मिल जाएंगे। फिर ये जो टेम्परेट रीजन है ये वाला जस्ट गिव मी अ मिनट। जो ये ब्लैक वाला रीजन मैंने भरा है, ये ब्लैक वाला जो रीजन है ये क्या है? ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल डेसीडियस मिल गए। फिर उसके बाद जो ये
ग्रीन वाला रीजन है ये कौन सा है, ये है टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट एवरग्रीन या टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेजिटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले बात तो वेजिटेशन देखो, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, आपके ग्रासलैंड हो जाएंगे, डेजर्ट्स हो जाएंगे, टुंड्रा वेजिटेशन हो जाएगी, मैनग्रूव वेजिटेशन हो जाएगी, माउंटेन हो जाएगी वेजिटेशन, वेटलैंड्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, एंड ये है तो भाई डेसिडियस फॉरेस्ट तो आपको मिल जाएंगे टेम्परेट रीजन में जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है, या ट्रॉपिकल रीजन में। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे, या तो एवरग्रीन होंगे या डेसिडियस होंगे। सिमिलरली जो टेम्परेट रीजन में फॉरेस्ट मिल रहे हैं उनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलेंगे या ट्रॉपिकल डेसिडियस बोलेंगे, है ना, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, फिर आपका कॉन्सेप्ट एक आता है वेस्टलैंड, वेटलैंड का। तो वेटलैंड क्या है, वाटर लॉक्ड एरिया जहाँ पे मिलता है, डेल्टा वगैरह के आसपास जो रीजन होते हैं। ठीक है, और माउंटेन वेजिटेशन जो माउंटेन पे वेजिटेशन होती है, सिंपल सी बात है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट जो कोस्टल रीजन में मिल जाएंगे, जैसे सुंदरबन वाला हो गया, जहाँ पे डेल्टाइक रीजन है। ठीक है, डेल्टाइक रीजन में तो वेटलैंड होंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन आपको ये पोलर रीजन से मिलेगी, यहाँ पे टुंड्रा, यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन मिल जाएगी आपको। अगर मैं कलर से देखूँ तो जो ये वाइट कलर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ क्या मिल जाएगी, टुंड्रा वेजिटेशन मिल जाएगी। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आपको मिलेगी, यहाँ पे लिचन्स ये सब मिलेगा। ठीक है, डेजर्ट्स, डेजर्ट तो भाई कहीं भी मिल सकते हैं जहाँ लो लो रेनफॉल वाला रीजन है, वहाँ डेजर्ट मिलेंगे, बेसिकली यहीं मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन में, है ना, और कहाँ मिलेंगे डेजर्ट्स। ठीक है, और ग्रासलैंड्स भी आपको पता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलेंगे। और जो ग्रासलैंड हमें टेम्परेट रीजन में बोलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जैसे सवानास की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अफ्रीका के सवानाज हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जो यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, पेरिडीज हो गए, या यूरेशिया की स्टेपीज हो गई, ये सब। तो ये आपके बेसिकली क्या है, मेजर मेजर क्या बताया मैंने, वेजिटेशन बताइए, और किस तरह से इसको ट्रॉपिकल टेम्परेट में डिवाइड करते हैं, वो सिंपल सी बात बताइए। ठीक है, टियागा भी होता है आपका, टियागा। टियागा को हम बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट। ये आपके हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में मिलेंगे, मतलब अगर ये आपकी अर्थ है तो भाई ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। फिर यहाँ टेम्परेट रीजन है, ठीक है, ये टेम्परेट रीजन हो गया, ये शेडेड वाला। इसके बीच का ये वाला हो गया ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, फिर यहाँ अगर हम देखें 50 से 70 पे, इधर टेम्परेट थोड़ा सा मिला के, थोड़ा पोलर रीजन मिला के 50 से 70 डिग्री पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको टियागा मिलेगा, टियागा, TAI, टियागा वेजिटेशन मिलेगी। ठीक है, मॉसेस, लिचन्स, कॉनिफेरस ट्रीज, डेसिडियस पेड़, ये सब यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। चलो, थोड़ा थोड़ा आइडिया सा लग ही गया होगा आपको, रिवाइज करोगे तो और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भाई जैसे जैसे हाइट चेंज होती है वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होती है, वो चीज़ बताने का कॉन्सेप्ट था थोड़ा, तो समझ में आ गया। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट की बात हो रही है तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है आपको मिलेंगे इतनी हाइट पे। मतलब अगर आप इतनी ऊपर वाली हाइट पे जा रहे हो, ठीक है, वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको इतनी हाइट में मिलेंगे। एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्रीज, ऑक्स एंड चेस्टनट मिलेंगे इतनी हाइट में आपको। देखो समझ में आ रहा है, अगर मैं इतनी हाइट की बात करूँ, इतने मीटर की हाइट में आपको क्या मिलेंगे, वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि ऑक्स एंड चेस्टनट। फिर अगर हम बात करें 1500 और 3000 मीटर्स की हाइट पे, तो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर हमारे कॉनिफेरस ट्री जैसे पाइन, देवदार, सिवलर फर्स, स्प्रूस, सिडार, ये सब मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो इस टाइप के जो पेड़ है ये। ठीक है, मतलब अगर हम इतने रीजन की बात करें तो वहाँ पे आपको चेस्टनट वगैरह मिल जाएंगे, ऑक्स वगैरह मिल जाएंगे। चेस्टनट यानी कि, जरा कमेंट में बता दो मुझे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये वाले इस टाइप के कॉनिफेरस ट्रीज मिल ही जाएंगे। कॉनिफेरस यानी कि कौन की शेप के ट्रीज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट है दे कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। ठीक है, mountain forests generally cover southern slopes of Himalayas and places having high altitude in southern and northeast India. Why? ये कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे हुआ है कि भाई सदर्न स्लोप्स को ही क्यों कवर करते हैं, है ना। तो माउंटेन फॉरेस्ट जनरली सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय को कवर कर रहे हैं, और जो आपके सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में माउंट हाई स्लोप्स हैं वहाँ पे। भाई जो सदर्न स्लोप्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपकी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो माउंटेन्स है ना, उनका जो सदर्न स्लोप है, सदर्न स्लोप जो है वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आती है थ्रू आउट द डे, इसलिए जो सोलर पैनल्स हैं कभी भी आप देखोगे तो वो उनका जो स्लोप होगा ना सोलर पैनल्स का, वो भी सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होगा। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा रीजन आपका आ जाता है, ये थोड़ा रीजन यहाँ पे आ जाता है कि भाई क्यों सदर्न स्लोप्स में ये ट्रीज मिलेंगे। हायर एलिवेशन में टेम्परेट ग्रासलैंड्स कॉमन है। हाई ऑल्टीट्यूड्स इनसे ज़्यादा चलोगे अबव द सी लेवल तो टेम्परेट फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स की अल्पाइन वेजिटेशन वहाँ पे मिल जाएगी। इस टाइप के ट्रीज वहाँ पे मिल जाएंगे। प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन, ठीक है। अल्टीमेटली थ्रू shrubs and scrubs they merge into the alpine grassland, and these are used excessively for grazing by nomadic tribes like the Gujars and Bakarwals at higher altitudes, mosses and lichens from the part of tundra vegetation। तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक आना चाहिए वैसे एग्जाम में, बट है थोड़ा इंपॉर्टेंट सा। क्या क्वेश्चन है ये, in mountainous areas the decrease in temperature with increasing altitudes lead to the corresponding change in natural vegetation. As such, there is succession of natural vegetation belts in same order as we see from the tropical to tundra region। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी लाइन आ जाती है। ये जैसे इन्होंने बोला है ना, ये चीज़ फिर इन्होंने नीचे एक्सप्लेन भी करी है इन लाइन्स में। क्या एक्सप्लेन करी है? द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ 1000 to 2000 meter, example ox and chestnut, and between 1500 and 3000 meter, temperate forests like coniferous trees are found. And then at high altitudes more than 3600 meters above the sea level, alpine forest, grasslands and temperate forests are not found। ठीक है, बेसिकली एल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे वहां पे आपको। एंड देन they get progressively stunted as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into the alpine grasslands, and they are used for grazing by the tribes there. And then at higher altitudes, mosses and lichens form the part of tundra vegetation। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से बन जाता है। समझ तो आ गया होगा माउंटेन फॉरेस्ट क्या है भाई, जो माउंटेन से मिल गए खत्म। ये जो लाइन बोली है ना, ये जेन्युइनली काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आ जाती है। ये क्या बात करी गई है कि जैसे माउंटेन जो रीजन्स है, जैसे जैसे हम उसमें ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी हाइट ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, सबको ये बात पता है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, इसकी वजह से चेंज इन वेजिटेशन भी होगा। इसको हम बोलते हैं वेजिटेशन सक्सेशन। यहाँ जो टर्म यूज करी गई है, सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन सक्सेशन। ये एक जर्नी है बेसिकली। जैसे अगर हम माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, देखो मान लो हम ट्रॉपिकल रीजन से यानी कि वार्मर रीजन से माउंटेन के बेस पे जाते हैं, फिर उसके बाद और ऊपर टुंड्रा रीजन पे जाते हैं जहाँ पे बेसिकली स्नो है, वहाँ जाते हैं तो वेजिटेशन चेंज होती है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम 1000 से 2000 मीटर देखें सी लेवल से ऊपर, तो टेम्परेचर कूल है, क्लाइमेट वेट है, तो यहाँ पे आपको ऑक और चेस्टनट जैसे ट्रीज मिल जाएंगे। ये जो एरियाज हैं ये इतने ठंडे नहीं हैं, ठीक है, तो ट्रीज जो है इस टाइप के यहाँ पे मिलेंगे। फिर अगर हम इससे और ऊपर जाएंगे, या मतलब मान लो हम इतने रीजन में जाते हैं, इतने मीटर्स वाले रीजन में जाते हैं, तो यहाँ पे हमें टेम्परेट कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पे और भी कम हो जाएगा तो पाइन और फर जैसे जो पेड़ हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। निडल लाइक लीव्स के जो है ट्रीज हमें यहाँ पे मिलेंगे। फिर अगर हम और इससे ऊपर जाएंगे, 3600 मीटर से ऊपर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे एल्पाइन फॉरेस्ट एंड वे ग्रासलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे जो ट्रीज है वो और स्मॉल हो जाते हैं, बहुत ठंडी है क्योंकि यहाँ पे, और जो स्नो लाइन है बेसिकली यहाँ पे, बेसिकली यानी कि स्नो लाइन है, यानी कि ट्रीज अब इस लाइन के आगे नहीं ग्रो कर सकते। तो इसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो हमें एल्पाइन ग्रासलैंड एंड श्रब्स मिलेंगे। और जो ये ग्रासलैंड्स है दे आर यूज बाय ट्राइब्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, बिकॉज इतने सारे ट्रीज नहीं है, लो ग्रोइंग प्लांट्स है। फिर और हाइयर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, अबव दीज एल्पाइन ग्रासलैंड्स, जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा है, तो वहाँ पे हमें मॉसेस या लिचन्स मिलेंगे। तो सिंपल सी बात ये है, जैसे जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर जाएंगे तो वो कोल्डर होती रहेगी और टाइप ऑफ प्लांट्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप थोड़ा बिल्कुल माउंटेन में घुसे घुसे हो तो आपको ऑक या चेस्टनट वाले ट्रीज मिलेंगे। फिर और ऊपर जाओगे तो आपको पाइन और फर वाले ट्रीज मिलेंगे। और ऊपर जाओगे तो आपको एल्पाइन ग्रासलैंड्स मिलेंगे, एल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी, श्रब्स मिलेंगे जो जनरली ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और ऊपर जाओगे तो आपको सिर्फ मॉसेस या लिचन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये नेचुरल वेजिटेशन कैसे चेंज हो रही है ना, वार्म ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन टू द कोल्ड टुंड्रा एट द टॉप, ये इसने बेसिकली बता रखा। ठीक है, और ये ध्यान रख लेना ट्राइब्स का नाम गुज्जर एंड बकरवाल्स है। ठीक है, और कॉमन एनिमल्स इन फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड sheep, jack, rabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn, wild ibex, bear, rare red panda, sheep, goats with the thick hair। ठीक है, फिर है मैनग्रूव फॉरेस्ट। तो मैनग्रूव, सी
मैंग्रोव फॉरेस्ट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये मैंग्रोव ही है ना? This is mangrove forest, and this, okay. This is not montane forest. This is the mangrove. या अगर हम देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि अगर हम देखो ये रहे मैंग्रोव फॉरेस्ट, समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पानी में जिसकी ये जड़ें जा रही हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट are found in areas of coast influenced by tides. Mud and silt get accumulated on such coast. Dense mangroves are the common varieties with roots of plants submerged underwater. The deltas of Ganga, Mahanadi, Krishna, Godavari, and Kaveri are covered by such vegetation. In the Ganga Brahmaputra delta, Sundari trees are found which provide durable hard timber, palm, coconut, keroa, agar, etc. also grow in some parts of delta. भाई बहुत बहुत अच्छे पेड़ मिलते हैं, बहुत सुंदर वेजिटेशन ये मिलेगी। तो ये हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया था। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये ग्रीन दिखा रखे हैं जो यहाँ डेल्टाज पे, ये माउंटेन फॉरेस्ट नहीं है। ये कौन से हैं? ये आपके जो फॉरेस्ट हैं जो मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये 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 कैसे, ये कौन से हैं? ये आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट स्पेशल टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जो कि कोस्टल एरियाज में मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली कोस्टल एरिया से भी उन कोस्ट पे मिलेंगे जिन जो जो जहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वो टाइड से इन्फ्लुएंस है। टाइड क्या होती है? यानी कि जो पानी है, जो सी में, जो ओशन में पानी की मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे, पानी की वेव्स बह रही हैं और वो कोस्ट को अफेक्ट कर रही है। मान लो यहाँ पानी की वेव्स बह रही है, कोस्ट को बार बार इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो एरियाज हैं यूजुअली ये मडी एरियाज मिलेंगे, चिकनी मिट्टी होगी, दलदल टाइप ऑफ होगी यहाँ पे, जहाँ पे ये वो यहाँ पे दलदली सी मिट्टी होगी, तो यहाँ पर जो मैंग्रोव ट्रीज है ये उगते हैं। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज में मिलेंगे जहाँ पे सी, जो कोस्ट है वो टाइड से इन्फ्लुएंस्ड है, सॉफ्ट, और यहाँ पे एक वेट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और यूनिक फीचर मैंग्रोव ट्री का उनकी रूट्स हैं, कि जो रूट्स हैं वो सॉल्टी वाटर में अडेप्टेड है। ठीक है, या दे जस्ट ग्रो अबव और जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। ठीक है, एंड दिस हेल्प्स द ट्री सर्वाइव विद अ लॉट ऑफ वाटर मूवमेंट एंड मड। तो ये बेसिकली डेल्टाज में मिलेंगे, जो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जो रिवर डेल्टाज बनाती हैं उनके डेल्टा पे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, और दीज रिवर्स एक्चुअली ब्रिंग लॉट ऑफ मड, लॉट ऑफ सिल्ट। तो ऐसे रीजन में मैंग्रोव्स उगते हैं। सुंदरी ट्री वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैंग्रोव ट्रीज है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे जो आपको मिलेगा। और जो ये ट्री है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा पाम, कोकोनट, ठीक है, और अगरवुड, बेसिकली इट इज़ यूज टू मेक परफ्यूम। अगर ये वही है तो अगरवुड आई गेस वही है ये। ठीक है, हाँ, एंड ये भी कोस्टल रीजन में उगते हैं। ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर आपको मिलेगा इन फॉरेस्ट में, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, स्नेक्स मिल जाएंगे। ओके, सो दिस वाज, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, गिवन मैप यू नीड टू स्टडी फॉर द फॉरेस्ट कवर एंड ट्राई टू फाइंड रीजंस कि व्हाई सर्टेन स्टेट्स हैव मोर। सिंपल, ये तो आपको पता ही है, इसमें है नहीं। एक ये बॉक्स से रखा है यहाँ पे, what will happen if plants and animals disappear from earth's surface, can the human being survive under such situation? No. बायोडाइवर्सिटी क्यों नेसेसरी है, उसको कंजर्व क्यों करना चाहिए, वो सबको पता है। मेडिसिनल प्लांट, ओके भाई, इंडिया अपने हर्ब्स एंड स्पाइसेस को एशियन टाइम से सब जानते ही हैं। 2000 प्लांट्स जो हैं आयुर्वेदा में डिस्क्राइब करे गए हैं, एंड एटलीस्ट 500 आर इन रेगुलर यूज। आयुर्वेदा के अंदर जो 2000 मेडिसिनल प्लांट डिस्क्राइब करे गए हैं उसमें से 500 तो रेगुलर यूज में है ही। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट जो है उसने 352 मेडिसिनल प्लांट्स नेम करे हैं, आउट ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटेंड एंड 49 आर एंडेंजर्ड। तो इन्हें बचाना भी ज़रूरी है भाई, जब मेडिसिन के लिए कोई प्लांट ऐसे हैं। रिसेंटली ही न्यूज़ में आ रहा था कि कोई एक ऐसा प्लांट की स्पीसी है जिससे कैंसर प्रिवेंट करा जाता है, और आज उस वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में जाने वाला है, वो पेड़ वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो भाई एटलीस्ट ऐसी चीज़ों को तो हमें प्रिवेंट करके रखना चाहिए ना। जैसे सर्पागंधा का पेड़ है, यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है, यानी कि क्या है, एंडेमिक, इंडिजीनियस टू इंडिया है। जामुन, जूस फ्रॉम द राइप फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर, जामुन का जूस से विनेगर बनता है। ठीक है, विच इज वॉट, विच इज कार्मिनेटिव, राइट, हाँ, कार्मिनेटिव, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि गैस को या ब्लॉटिंग, डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको हेल्प करता है, एंड इट इज व्हाट,
जैसे कि समझ में आया ना? नेक्स्ट इज ड्यूरेटिक। ड्यूरेटिक का मतलब क्या है? बेसिकली कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एंड हेल्पिंग द बॉडी टू गेट रिड ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में मटेरियल काम आते हैं ऐसे ऐसे। और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है इसकी जामुन की। पावर ऑफ द सीड इज यूज टू कंट्रोल डायबिटीज। अर्जुन का पेड़, फ्रेश टू चॉइस लीव्स का क्योर फॉर ईयर एक, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। बबूल यूज फॉर क्योर फॉर आई सोर्स, इट्स गम इज यूज एज अ टॉनिक। फिर नीम एंटीबायोटिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज सब जानते हैं। तुलसी कफ एंड कोल्ड को क्योर करने में हेल्प करती है। खचनार अस्थमा और अल्सर को प्रिवेंट करने में यूज, उसको क्योर करने में बेसिकली इसको यूज करते हैं। जो इसकी बर्ड्स हैं, जो रूट्स हैं, वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे हैं। ठीक है। एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स फाउंड अमंग मैमल्स। ओके, वेट वेट वेट, यहाँ से स्टार्ट है ये वाइल्ड लाइफ। ओके, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर का आपका नेचुरल वेजिटेशन का जो पार्ट है, ये पांचों टाइप की ट्रीज मैं कवर करवा चुकी हूँ। नेचुरल वेजिटेशन वाला जो पार्ट है दिस इज कवर्ड। वाइल्ड लाइफ वाला जो पार्ट है बेसिकली जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रखा है। और जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दो, वरना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ वाला सेक्शन है ये छोटा सा ही है, बिल्कुल छोटा है। और फिर ये क्वेश्चन आंसर, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ध्यान से सुननी है। आई गॉट 99 ऑफ आउट ऑफ 100 इन माई SST इन 10th, एंड इन 12th इन पॉलिटिकल साइंस एंड इन हिस्ट्री आई गॉट 100 and 100. So just listen to the tips and everything that I tell, and this will be enough.